एक समय था जब भारतीय परिवारों में एक सपना लगभग हर घर में एक जैसा होता था, अपना घर। दिवाली अपने घर में मनाई जाती है। सही कहा पापा, दिवाली अपने घर में मनाई जाती है। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़ करके एक छोटा सा मकान बनाते थे और उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। आज भी जब किसी युवा की नौकरी लगती है तो कुछ महीनों बाद घर में पहला सवाल अक्सर यही पूछा जाता है कि अब अपना घर कब ले रहे हैं। किसी सरकारी कर्मचारी, बैंक अधिकारी, इंजीनियर, शिक्षक या निजी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये माना जाता था कि अगर वो नियमित बचत करे और होम लोन ले तो अपने करियर के शुरुआती 10-15 साल के भीतर एक घर खरीद सकता है। लेकिन पिछले 2 दशकों में ये समीकरण बदल गया है थोड़ा। महानगरों में रियल एस्टेट की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ी है उसी गति से लोगों की आय बढ़ी नहीं है। कुछ सेक्टरों में वेतन जरूर बढ़ा है लेकिन घरों की कीमतें उससे कहीं ज्यादा ऊपर चली गई हैं। मान लीजिए किसी शहर में 2010 में एक सामान्य 2 बेडरूम फ्लैट की कीमत 40 से 50 लाख रुपए थी। उसी तरह का फ्लैट आज कई इलाकों में 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी एक साधारण घर अब केवल रहने की जगह नहीं है बल्कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है। और महंगाई भी तो है ही। एक समय था जब भारतीय परिवारों में एक सपना लगभग हर घर में एक जैसा होता था, अपना घर। ये सिर्फ 4 दीवारों और एक छत का सपना नहीं था बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का प्रतीक था। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़ करके एक छोटा सा मकान बनाते थे और उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। आज भी जब किसी युवा की नौकरी लगती है तो कुछ महीनों बाद घर में पहला सवाल अक्सर यही पूछा जाता है कि अब अपना घर कब ले रहे हो। लेकिन अगर आज आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे या हैदराबाद जैसे किसी बड़े शहर में रहने वाले 25 से 35 साल के नौकरी पेशा युवाओं से ये सवाल पूछेंगे तो जवाब अक्सर एक मुस्कुराहट के साथ आता है कि अभी तो बहुत दूर की बात है। जरा सोचिए, आपकी अच्छी नौकरी है, हर महीने 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की सैलरी भी आती है। आपने पढ़ाई की, करियर बनाया, शहर बदला, मेहनत की और आर्थिक रूप से खुद को पहले से कहीं बेहतर स्थिति में पहुंचाया। फिर भी जब आप किसी रियल एस्टेट वेबसाइट पर एक सामान्य 2 बेडरूम फ्लैट की कीमत देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी कीमत 1 करोड़, 1.5 करोड़ या उससे भी कहीं ज़्यादा है। यानी उस घर की कीमत आपको कई सालों की पूरी कमाई के बराबर लगती है। ये सिर्फ महंगाई की कहानी नहीं है, ये उस बदलते भारत की कहानी है जहां नौकरी मिलना आसान नहीं है लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी घर खरीदना उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन काम हो गया है। एक ऐसी पीढ़ी जिसे पहले की पीढ़ियों से ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा कुशल और ज़्यादा कमाने वाला माना जाता है, वही पीढ़ी आज अपने सबसे बुनियादी सपनों में से एक यानी कि अपने घर को लगातार दूर जाते हुए देख रही है। अगर आज से लगभग 20 साल पहले यानी कि 2005-06 के भारत को याद करें तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए घर खरीदना आसान तो नहीं था लेकिन असंभव भी नहीं था। किसी सरकारी कर्मचारी, बैंक अधिकारी, इंजीनियर, शिक्षक या निजी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये माना जाता था कि अगर वो नियमित बचत करे और होम लोन ले तो अपने करियर के शुरुआती 10-15 साल के भीतर एक घर खरीद सकता है। और ये कारण था कि उस दौर में घर खरीदना एक स्वाभाविक जीवन चक्र का हिस्सा था, लाइफ साइकिल का हिस्सा था। लेकिन पिछले 2 दशकों में ये समीकरण बदल गया है थोड़ा। महानगरों में रियल एस्टेट की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ी है उसी गति से लोगों की आय बढ़ी नहीं है। कुछ सेक्टरों में वेतन जरूर बढ़ा है लेकिन घरों की कीमतें उससे कहीं ज्यादा ऊपर चली गई हैं। इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ा जो पहली बार घर खरीदना चाहते हैं। जिन परिवारों के पास पहले से कोई संपत्ति है उनके लिए घर खरीदना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है क्योंकि वे पुरानी संपत्ति बेचकर या उसके बदले लोन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो शून्य से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए दौड़ हर साल और कठिन होती जा रही है। मान लीजिए किसी शहर में 2010 में एक सामान्य 2 बेडरूम फ्लैट की कीमत 40 से 50 लाख रुपए थी। उसी तरह का फ्लैट आज कई इलाकों में 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी कीमत लगभग 2 गुनी या कई जगह 3 गुनी हो गई। लेकिन क्या उसी तरीके से ये जो लोगों की सैलरी है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है? अधिकांश मामलों में जवाब नहीं है। यही एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा सामने आती है जिसे कहते हैं हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो।
इसका सीधा अर्थ है कि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय की तुलना में घर की जो कीमत है वो कितनी है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 15 लाख रुपए है, जिस घर को वो खरीदना चाहता है उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, तो उसे अपने पूरे 10 साल की आय के बराबर कीमत वाला घर खरीदना पड़ेगा। और ये गणना तब है जब वो अपनी पूरी कमाई का एक भी रुपए खर्च न करे। वास्तविक जीवन में तो भोजन, किराया, बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा, यात्रा, टैक्स और बाकी चीज़ों पर खर्च होता ही है। यानी वास्तविक समय इससे कहीं अधिक लंबा हो सकता है। आज घर की कीमत केवल उसके निर्माण की लागत से तय नहीं होती। किसी प्रोजेक्ट की ब्रांड वैल्यू, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, स्मार्ट सिक्योरिटी, प्रीमियम लोकेशन और लग्जरी टैग भी उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। कई बार खरीदार उन सुविधाओं के लिए भी भुगतान करता है जिनका वो नियमित उपयोग शायद ही कभी करेगा। यानी एक साधारण घर अब केवल रहने की जगह नहीं है, बल्कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है। और महंगाई भी तो है ही। अगर भारत के किसी छोटे शहर या कस्बे में रहने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि घर खरीदना कितना मुश्किल है, तो उसका जवाब और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या गुरुग्राम में रहने वाले व्यक्ति का जवाब बिल्कुल अलग होगा। इसका कारण सिर्फ घरों की कीमत नहीं है, बल्कि महानगरों का पूरा आर्थिक ढांचा है। सबसे पहले समझते हैं कि लोग महानगरों में आते क्यों हैं। कोई बेहतर नौकरी के लिए आता है, कोई उच्च शिक्षा के लिए, कोई अपने करियर को नई दिशा देने के लिए। देश की बड़ी कंपनियां, आईटी पार्क, कॉर्पोरेट ऑफिस, स्टार्टअप्स, मीडिया हाउस, बैंक, मल्टीनेशनल कंपनीज और सरकारी संस्थाओं के जो मुख्यालय हैं वो ज़्यादातर इन्हीं शहरों में, यानी बड़े शहरों में। यानी रोजगार के अवसर सबसे ज़्यादा यही हैं। लेकिन यही अवसर लाखों लोगों को हर साल इन शहरों की ओर खींच लाते हैं। अब समस्या शुरू होती है मांग और आपूर्ति की। जब किसी शहर में लाखों नए लोग हर साल बसना चाहते हैं, लेकिन रहने के लिए ज़मीन सीमित हो, तो घरों की कीमत बढ़ना लगभग तय है। दिल्ली को ही देख लीजिए, शहर का बड़ा हिस्सा पहले से विकसित है, नई कॉलोनियां बसाने की गुंजाइश सीमित है। इसी तरह मुंबई समुद्र से घिरा हुआ शहर है, जहां जमीन बढ़ाई नहीं जा सकती। परिणाम ये होता है कि हर नया प्रोजेक्ट पहले से कहीं अधिक महंगा होता जाता है। बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में स्थिति थोड़ी अलग है। वहाँ जमीन उपलब्ध तो है, लेकिन आईटी सेक्टर की तेजी से बढ़ती मांग ने कुछ इलाकों में घरों की कीमतों को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। जहां किसी समय खेत हुआ करते थे, वहां आज करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट बिक रहे हैं। मेट्रो लाइन, टेक पार्क और एक्सप्रेसवे बनने की घोषणा भर के आसपास की जमीन की कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी कई बार घर की कीमत उसकी वास्तविक उपयोगिता से नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के आधार पर भी तय होने लगते हैं। अब एक दूसरा पहलू समझिए। लोग अक्सर कहते हैं कि दिल्ली में तो 1 करोड़ का फ्लैट है, लेकिन सैलरी भी तो ज़्यादा मिलती है। पहली नज़र में ये बात सही लगती है, लेकिन पूरी तस्वीर ये है नहीं। मान लीजिए किसी युवा की, यंग इंसान की सैलरी है 18 से 20 लाख रुपए साल की। सुनने में ये काफ़ी अच्छी सैलरी लगती है, लेकिन इसी इनकम में उसे किराया देना है, रोज़ का उसका खाना पीना, बिजली पानी, इंश्योरेंस है, टैक्स है और माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की पढ़ाई है, मेडिकल खर्च है और भविष्य के लिए बचत भी करनी है। महीने के अंत में जो बचता है वही उसकी डाउन पेमेंट और निवेश की क्षमता तय करता है। यानी ऊंची सैलरी का मतलब ये नहीं है कि उसकी बचत भी उतनी ही ऊंची होगी। महानगरों में रहने वाले लोग अपनी आय का 30 से 50% सिर्फ किराए पर खर्च कर देते हैं। उसके बाद बची हुई रकम से करोड़ों रुपए का घर खरीदने की तैयारी करना आसान नहीं होता। एक और बड़ा बदलाव ये आया है कि शहरों के भीतर भी काम की जगह और रहने की जगह के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जिन इलाकों में बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, वहाँ घर इतने महंगे हो चुके हैं कि सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति उन्हें खरीद ही नहीं सकता। इसलिए लोग शहर के बाहरी हिस्सों में घर खरीदते हैं या किराए पर रहते हैं। इसका मतलब है कि रोज 2 से 4 घंटे का सफर, बढ़ता ट्रैफिक, ईंधन का खर्च और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट। यानी अब घर खरीदना सिर्फ पैसे का सवाल नहीं रह गया, बल्कि समय और जीवन शैली का भी सवाल बन गया। दिलचस्प बात क्या है, ये है कि पिछले कुछ सालों में महानगरों में लॉन्च होने वाले नए प्रोजेक्ट्स का जो बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं, बल्कि प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट के लिए है। डेवलपर्स का मानना है कि महंगी परियोजनाओं में उनका लाभ ज़्यादा है, जिसकी वजह से 40 से 60 लाख रुपए के घरों की संख्या घटती गई, जबकि 1.5 से 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक कीमत वाले प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए। यानी जिस वर्ग को सबसे ज़्यादा घरों की ज़रूरत है, उसी वर्ग के लिए विकल्प सबसे कम हो गए। आज महानगरों में घर खरीदना केवल आय का प्रश्न नहीं है, ये शहरों की योजना,
सीमित भूमि, बढ़ती आबादी, बदलते रियल एस्टेट मॉडल और निवेश आधारित विकास का संयुक्त परिणाम है। शहर रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वे उसी व्यक्ति को रहने की जगह भी दे पा रहे हैं जो शहर की अर्थव्यवस्था को चलाता है? शायद यही आज के भारत के सबसे बड़े शहरी विरोधाभासों में से एक है। जब भी घर खरीदने की बात होती है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है, हर महीने ईएमआई कितनी बनेगी? रियल एस्टेट कंपनियों के विज्ञापन भी इसी सवाल के आसपास घूमते हैं। सिर्फ 45,000 रुपये महीने की ईएमआई में अपना घर ले लीजिए, किराए जितनी ईएमआई, आसान होम लोन। ऐसी बातें सुनकर लगता है कि घर खरीदने की सबसे बड़ी चुनौती मासिक किस्त भरना है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। मान लीजिए आप गुरुग्राम, नोएडा, पुणे या बैंगलोर में 1 करोड़ रुपए का साधारण फ्लैट खरीदना चाहते हैं। बैंक यदि 80 लाख रुपए तक का लोन भी दे दे, तब भी आपको लगभग 20 लाख रुपए अपनी ओर से लगाने होंगे। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती। रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी और दूसरे शुरुआती खर्च जोड़ दें तो कुल शुरुआती व्यवस्था 28 से 35 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। यानी घर की चाबी मिलने से पहले ही आपको लगभग 30 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जरा एक सामान्य नौकरी पेशा युवा की स्थिति देखिए। मान लीजिए उसकी उम्र 29 साल है। उसने इंजीनियरिंग या एमबीए किया, पढ़ाई के लिए उसने लोन लिया होगा, नौकरी के लिए दूसरे शहर में आया, किराए पर रहता है और हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा परिवार को भी भेजता ही होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए 25 या 30 लाख रुपए की बचत करना कितना आसान है। अगर वो हर महीने 50,000 रुपये भी बचाए तो बिना किसी निवेश लाभ के इतनी राशि जोड़ने में लगभग 5 साल लग जाएंगे। और इसी दौरान यदि घरों की कीमतें लगातार बढ़ती रहे तो जिस घर के लिए वो बचत कर रहा था उसकी कीमत भी आगे निकल जाएगी। यानी वो एक ऐसे दौड़ में शामिल हो जाता है जिसमें फिनिश लाइन लगातार आगे खिसकती रहती है। इसके अलावा कई बिल्डर शुरुआती बुकिंग राशि, निर्माण से जुड़े चरणों के अनुसार भुगतान यानी कि जो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान है और दूसरे चार्जेस मांगते हैं। यानी कि परियोजना निर्माणाधीन है तो खरीदार को किराया भी देना है जहां वो रह रहा है अभी, और साथ साथ में किस्तें भी चुकानी है। यानी कुछ सालों तक वो एक साथ 2 वित्तीय बोझ उठाता है। एक अभी जहां रह रहा हो वहां का किराया का खर्च, और दूसरा भविष्य का जो आने वाला घर है उसका जो ईएमआई जा रहा है वो। अगर आप किसी नौकरी पेशा व्यक्ति से पूछेंगे कि पिछले 10 सालों में उसकी सैलरी बढ़ी है या नहीं, तो अधिकांश लोग कहेंगे कि हाँ बढ़ी है। किसी की पहली नौकरी 25,000 रुपये महीने की थी और आज वो 1 लाख रुपए कमा रहा है। किसी की आय 40 से बढ़कर के 1.5 लाख रुपए हो गई है। पहली नज़र में ये बड़ी उपलब्धि लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सैलरी बढ़ जाना आर्थिक रूप से मजबूत होने का प्रमाण है? यहीं पर एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है, नॉमिनल इनकम और रियल इनकम का। नॉमिनल इनकम यानी आपकी सैलरी का वो आंकड़ा जो हर साल बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन रियल इनकम बताती है कि उस सैलरी से आप वास्तव में कितना कुछ खरीद सकते हैं। अगर आपकी आय 50% बढ़ी, लेकिन उसी अवधि में घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, किराया, परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें 80 से 100% बढ़ गई, तो कागज पर आपकी सैलरी बढ़ी है, लेकिन आपकी वास्तविक क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति कम हो गई। यही आज भारत के अधिकांश महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है। मान लीजिए किसी युवा की पहली नौकरी 2016 में लगी। उस समय उसका किराया 12,000 रुपये था। आज उसी इलाके में वही फ्लैट 25,000 से 30,000 रुपये तक महीने का पहुंच चुका है। 10 साल पहले ऑफिस आने जाने का खर्च कम था, लेकिन अब ईंधन, कैब, मेट्रो और पार्किंग का खर्च ज़्यादा लगता है। बच्चों के स्कूल की फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, अस्पतालों का खर्च, बिजली की बिल, इंटरनेट, मोबाइल, किराना, लगभग हर ज़रूरी खर्च पहले से कहीं अधिक महंगा हो चुका है। यानी हर साल मिलने वाला इंक्रीमेंट कई बार महंगाई के सामने छोटा पड़ जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी स्थिति उतनी सरल है नहीं जितनी बाहर से दिखाई जाती है। शुरुआती सालों में सैलरी तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन कुछ सालों के बाद जो वृद्धि है वो लगातार धीरे हो जाती है। दूसरी ओर नौकरी की अनिश्चितता पहले से ज़्यादा बढ़ी है। आर्थिक मंदी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लागत कम करने की नीतियों के कारण बहुत से लोग अब नौकरी को पहले जितना सुरक्षित मानते नहीं हैं। ऐसे माहौल में 25 से 30 साल का होम लोन लेना खतरे से खाली नहीं है। आज महानगरों में कई ऐसे युवा मिल जाएंगे जो सालाना 20 से 30 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी घर खरीदने को लेकर के असमंजस में हैं। ये इसलिए नहीं है कि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए है कि उनकी आय का बड़ा हिस्सा पहले से तय खर्चों में चला जाता है। बचत और निवेश के लिए जो राशि बचती है
वो लगातार बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों का मुकाबला ही नहीं कर पाते। हर घर खरीदने वाला व्यक्ति रहने के उद्देश्य से घर नहीं खरीदता है। बड़ी संख्या में लोग घर को असेट के तौर पर देखते हैं। जैसे कोई शेयर खरीदता है, सोना खरीदता है या जमीन खरीदता है, उसी तरह कई लोग फ्लैट खरीदते हैं ताकि कुछ साल के बाद उसे अधिक कीमत पर बेच सकें या किराए पर देकर के नियमित उससे कुछ ना कुछ पैसे प्राप्त कर सकें। इसमें कोई अवैध या गलत बात नहीं है। निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था का सामान्य हिस्सा है, लेकिन जब किसी शहर में निवेश की मांग वास्तविक रहने की जरूरत से ज्यादा तेज हो जाती है, तब पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत के कई महानगरों में लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग की बिक्री में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। इसका एक कारण यह भी है कि उच्च आय वर्ग, NRI जो फैमिलीज हैं, ऑफिस है, उच्च संपत्ति वाले निवेशकों ने रियल एस्टेट को एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखना शुरू किया। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों की धारणा है कि अच्छी लोकेशन पर खरीदी गई संपत्ति लंबे समय में मूल्य को बढ़ाती ही है। अब इसका असर पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति पर कैसे पड़ता है? जब किसी इलाके में निवेश की मांग बढ़ती है तो डेवलपर भी उसी हिसाब से कीमत तय करने लगते हैं। अगर उन्हें पता है कि महंगा फ्लैट बिक जाएगा तो वे कम कीमत वाले प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बजाय प्रीमियम प्रोजेक्ट बनाने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं, क्योंकि उनका लाभ वहां ज्यादा है। यानी बाजार धीरे धीरे उस वर्ग के हिसाब से बनने लगता है जिसके पास पहले से पूंजी है, न कि उस वर्ग के लिए जो पहली बार खरीदना चाहता है। जब भी घरों की बढ़ती कीमतों की बात होती है तो सबसे पहला आरोप बिल्डरों पर लगता है। अक्सर कहा जाता है कि बिल्डर जानबूझकर महंगे घर बनाते हैं ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकें। पहली नज़र में ये बात सही लग सकती है, लेकिन अगर इस पूरी व्यवस्था को करीब से देखेंगे तो पता चलता है कि कहानी इससे कहीं अधिक जटिल है। असल सवाल ये नहीं है कि बिल्डर सस्ते घर बनाना चाहते हैं कि नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आज के आर्थिक माहौल में सस्ते घर बनाना उनके लिए व्यावसायिक रूप से संभव भी है। सबसे पहली बात जमीन की। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी लागत ईंट, सीमेंट या स्टील नहीं होती है, बल्कि वो जमीन होता है जहाँ ये प्रोजेक्ट बन रहा होता है। खास करके दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में। इन शहरों में अच्छे इलाकों में जमीन इतनी महंगे हो चुके हैं कि कई बार प्रोजेक्ट की कुल लागत का 30 से 50% हिस्सा केवल भूमि अधिग्रहण में ही चला जाता है। यानी बिल्डर जब निर्माण शुरू करता है तब तक वो करोड़ों रुपए सिर्फ जमीन खरीदने में खर्च कर चुका होता है। इसके बाद शुरू होता है अनुमतियों का दौर। भारत में किसी बड़े आवासीय प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले दर्जनों सरकारी विभागों से मंजूरी लेनी पड़ती है। पर्यावरण अनुमति, अग्नि सुरक्षा, स्थानीय विकास प्राधिकरण की स्वीकृति, बिजली, पानी, सीवरेज, एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनुमति, नक्शे की मंजूरी और बाकी दूसरी प्रक्रिया। हर अनुमति में समय लगता है और समय का मतलब होता है लागत, क्योंकि जब तक परियोजना शुरू नहीं होती तब तक जमीन पर लगा पैसा बिना किसी आय के फंसा रहता है, जबकि उस पर ब्याज लगातार बढ़ता रहता है। यानी प्रोजेक्ट जितनी देर से शुरू होगा उसकी लागत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब बात निर्माण की करते हैं। पिछले कुछ सालों में सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा, बिजली के उपकरण, लिफ्ट, श्रम और परिवहन में लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 के बाद वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं और महंगाई ने निर्माण क्षेत्र को भी प्रभावित किया था। इसका सीधा असर घरों की कीमत पर पड़ा। बिल्डर अपनी लागत पूरी तरह खुद नहीं उठा सकता, इसलिए उसका बड़ा हिस्सा अंतिम खरीदार तक पहुंचता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण कारण है मुनाफे का गणित। मान लीजिए किसी बिल्डर के पास एक ही जमीन का टुकड़ा है। उसके सामने दो विकल्प हैं। पहला, वो उस जमीन पर 50 लाख रुपए वाले मध्यम वर्गीय फ्लैट बनाएगा। दूसरा, वो 1.5 या 2 करोड़ रुपए वाले प्रीमियम अपार्टमेंट बनाएगा। अब यदि दूसरे विकल्प में प्रति फ्लैट लाभ अधिक है और खरीदार भी मौजूद हैं, तो एक निजी कंपनी के रूप में बिल्डर किस विकल्प को चुनेगा? पिछले कुछ सालों में महानगरों में लॉन्च होने वाले इन प्रोजेक्ट्स का बड़ा हिस्सा लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में दिखाई देता है। बड़े क्लब हाउस, रूफटॉप कैफे, इन्फिनिटी पूल, स्काई लाउंज, प्राइवेट थिएटर, स्मार्ट होम सिस्टम और दर्जनों सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि इन सुविधाओं के साथ घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रूप में बेचा जाता है। इसके विपरीत मध्यम वर्ग को ऐसी अधिकांश सुविधाओं की आवश्यकता भी नहीं होती। उनकी प्राथमिकता होती है अच्छी लोकेशन, सुरक्षित परिसर, स्कूल, अस्पताल की पहुंच और एक ऐसी कीमत जिसे वो चुका सके। लेकिन बाजार का झुकाव धीरे धीरे उस दिशा में हो गया है जहां लाभ अधिक है, जरूरत नहीं। और एक और तकनीकी पहलू है FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या FAR, फ्लोर एरिया रेशियो।
ये तय करता है कि किसी जमीन पर कितना निर्माण किया जा सकता है। यदि किसी क्षेत्र में FSI कम है तो बिल्डर उसी जमीन पर सीमित फ्लैट बना सकता है। इसका मतलब है कि जमीन की लागत कम लोगों में बांटी जाएगी, इसलिए प्रति फ्लैट कीमत बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जहां FSI अधिक है वहां उसी जमीन पर अधिक घर बनाए जा सकते हैं और लागत का वितरण अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसलिए शहरी नियोजन की नीतियां भी घरों की अंतिम कीमत पर प्रभाव डालती हैं। फिर आता है मार्केटिंग और ब्रांडिंग का दौर। आज बड़े रियल एस्टेट ब्रांड केवल घर नहीं बेच रहे हैं बल्कि एक जीवन शैली बेचते हैं, लाइफस्टाइल। विज्ञापनों में लग्जरी, एक्सक्लूसिव, प्राइवेट, प्रीमियम, रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल बढ़ गया है। इससे एक नई धारणा बनती है कि महंगा घर ही बेहतर घर है, जिसके परिणाम स्वरूप डेवलपर्स भी उसी दिशा में निवेश बढ़ाते हैं जहां अधिक लाभ और अधिक मांग दिखाई देती है। हालांकि ये भी सच है कि हर बिल्डर केवल लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं बनाता। कई डेवलपर्स आज भी किफायती आवास योजनाओं पर काम कर रहे हैं, खास करके शहरों के बाहरी इलाकों में। लेकिन समस्या ये है कि इन परियोजनाओं की संख्या तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की तुलना में बहुत कम है और जो घर अपेक्षाकृत सस्ते हैं वे अक्सर शहर के मुख्य रोजगार केंद्रों से इतने दूर होते हैं कि रोज का सफर ही एक नई आर्थिक और मानसिक चुनौती बन जाता है। यानी कि महानगरों में एक अजीब विरोधाभास पैदा हो गया है। जहां नौकरियां हैं वहां घर महंगे हैं और जहां घर सस्ते हैं वहां नौकरियां नहीं हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी रोजाना कई घंटों के सफर में बदल जाती है। इसलिए ये कहना आसान है कि बिल्डर सस्ते घर क्यों नहीं बनाते, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस सवाल का जवाब केवल बिल्डर के पास नहीं है। इसमें जमीन की कीमत, सरकारी नीतियां, शहरी नियोजन, निर्माण लागत, निवेशकों की मांग और बाजार की प्राथमिकताएं सभी कुछ शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उस मध्यम वर्गीय परिवार का, जो सिर्फ एक साधारण घर चाहता था, न कि इन्फिनिटी पूल, न स्काई लाउंज, न लग्जरी ब्रांडिंग। उसे सिर्फ एक घर चाहिए था जहां वो अपने परिवार के साथ सम्मान से रह सके। और शायद यही वो वर्ग है जिसके लिए महानगरों का रियल एस्टेट बाजार हर साल थोड़ा और दूर होता जा रहा है। जब भी घरों की बढ़ती कीमतों पर चर्चा होती है तो सवाल बार बार उठता है, क्या यह पूरी तरह बाजार की समस्या है या सरकार भी इसमें कुछ कर सकती है? क्योंकि घर सिर्फ एक निजी संपत्ति नहीं है, यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तरह एक बुनियादी सामाजिक आवश्यकता भी है। अगर किसी शहर में काम करने वाला मध्यम वर्ग उसी शहर में घर नहीं खरीद सकता तो ये केवल व्यक्तिगत आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि शहरी विकास की चुनौती बन जाती है। पिछले कुछ दशक में केंद्र और राज्य सरकारों ने आवास क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से सबसे चर्चित योजना रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने में सहायता देना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनकी EMI का बोझ कुछ हद तक कम हो जाता है। ये योजना लाखों परिवारों तक पहुंची और कई लोगों को इसका लाभ भी मिला, लेकिन महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लिए इसकी उपयोगिता सीमित रही। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जिन कीमतों पर महानगरों में घर उपलब्ध थे वे कई बार योजना की पात्रता का अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा से बाहर चले जाते थे। यानी जिस शहर में सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता थी वहीं योजना का प्रभाव कम था। इसके बाद एक और बड़ा सुधार आया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि रेरा। रेरा का उद्देश्य घर खरीदने वालों को अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा देना था। पहले कई खरीदारों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, यहाँ परियोजनाएं सालों तक अधूरी पड़ी रहती थी, निर्माण में देरी होती थी, बिल्डर वादे के अनुसार सुविधाएं देते नहीं थे। रेरा ने डेवलपर्स के लिए पंजीकरण, परियोजना की जानकारी सार्वजनिक करना, खरीदारों के पैसे के उपयोग पर नियम और शिकायत निवारण जैसी व्यवस्थाएं लागू की। इसका परिणाम यह हुआ कि खरीदारों का भरोसा कुछ हद तक बढ़ा और रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबदेही आई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रेरा ने घर खरीदने की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाया, घर को सस्ता नहीं बनाया। यानी पारदर्शिता बढ़ी लेकिन कीमतें कम नहीं हुई। सरकार ने समय समय पर होम लोन पर टैक्स की छूट भी दी। आयकर कानून के तहत ब्याज और मूलधन पर कुछ सीमा तक कर लाभ उपलब्ध है। इसका उद्देश्य लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना था। लेकिन जैसे जैसे महानगरों में घरों की कीमतें बढ़ती गई, कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन कर लाभों की वास्तविक उपयोगिता पहले जैसी नहीं रही। जिस समय ये सीमाएं तय की गई थी उस समय घरों की औसत कीमत आज की तुलना में काफी कम थी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारें अक्सर कहती हैं कि यदि शहरों के बाहरी इलाकों तक
मेट्रो, एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल और बेहतर सार्वजनिक परिवहन पहुंचेगा तो लोग दूर रहकर भी आसानी से काम कर सकेंगे। इस सोच के पीछे तर्क ये है कि यदि शहर का दायरा बढ़ेगा तो आवास का दबाव भी कम होगा। कुछ हद तक ये सही है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, नई एक्सप्रेसवे ने कई नए क्षेत्रों का विकास किया है, लेकिन इसके साथ एक दूसरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे ही किसी इलाके में मेट्रो लाइन या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा होती है, वहाँ ज़मीन और घरों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। यानी जिस सुविधा का उद्देश्य शहर को अधिक सुलभ बनाना था, वही कई बार संपत्ति की कीमतों को और ऊपर लेके चली जाती है। इससे शुरुआती खरीदारों को लाभ हो सकता है, लेकिन पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति के लिए चुनौती फिर भी बनी रहती है। इन्हें सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार ने क्या किया, असली सवाल ये है कि क्या हमारी नीतियां उस व्यक्ति तक पहुंच पा रही हैं जो हर सुबह उसी शहर की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए निकलता है, लेकिन शाम को लौटते समय सोचता है कि क्या इस शहर में कभी मेरा अपना घर होगा।